हेलो एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। सो कैसे सब लोग, आई होप सब ठीक होंगे, सब बढ़िया होंगे। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो वेलकम इन टुडेज क्लास। माय नेम इज मुदस्सिर अमीन। आई एम प्रेजेंटिंग हियर एमसीक्यू सीरीज रिगार्डिंग पेपर 1 यूजीसी नेट जेआरएफ। ओके, सो आज का जो एमसीक्यू सीरीज रहेगा वो रहेगा यूनिट 9 पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट पे। ओके, सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो देखते हैं हमारा टारगेट क्या रहता है। हमारा टारगेट रहता है टॉप 20 एमसीक्यूज डेली एंड पेपर 1 टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड एट 2 PM। हमारा मिशन क्या है, यूजीसी नेट जेआरएफ को क्रैक करना। ओके, सो ये 2 PM का जो क्लास है एमसीक्यू क्लास रहता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहते हैं, तो इसको आप मिस मत कीजिएगा। अगर आपने इसको मिस किया तो आपने बहुत कुछ खो दिया। ओके, यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो इसको आप डेली अटेंड कर लो, ठीक है। यस, सो यहाँ से आपके बहुत सारे कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं, ठीक है। हाँ, आपके बहुत सारे कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं, आपके डाउट्स क्लियर होते हैं। और ये ज़रूरी है कि यानी जब एग्ज़ाम आपका मतलब नियर अबाउट होगा, तो अगर अब जितने भी आप MCQ सॉल्व करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उतनी आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगी, ठीक है। और आप टाइम का भी खास ख्याल रखना यहाँ पे, तो आगे वो काम में आ जाएगा। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। सो गाइज, आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और अपने कोलीग्स के साथ शेयर करो, ठीक है। खुद भी लाइक करो। सो रुकते हैं थोड़ा देर, तो जब तक सब शेयर करेंगे, सब शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अपने कोलीग्स के साथ शेयर करो, ठीक है। यस, सो आप अपना थम्स अप भी दे दीजिए। इफ़ यू आर रेडी देन वी विल बिगिन आवर टुडेज MCQ सीरीज। तो देखो, एक बात मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। आपको टाइम का खास ख्याल रखना है, ठीक है। एग्ज़ाम में आपके मतलब दोनों पेपर 1 पेपर 2 का दोनों का मतलब एक साथ होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको टाइम का खास ख्याल रखना है कि यानी 1-1 मिनट आपको होता है, ठीक है। एवरी क्वेश्चन को लेना है, मतलब वो मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन है, बाकी मैथमेटिकल क्वेश्चन है, उन पे थोड़ा 1-2 मिनट लगते हैं। बट इन क्वेश्चन पे जैसे यूनिट 1 से लेते हैं हम टीचिंग एप्टीट्यूड या रिसर्च एप्टीट्यूड, ठीक है, ऐसे कम्युनिकेशन के या ICT के या पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के या हायर एजुकेशन, इन पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। सो आर यू रेडी? देन गिव योर थम्स अप, देन वी विल बिगिन आवर टुडेज MCQ सीरीज। यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। So let's begin then, let's get started, let's start our today's MCQ series। So ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1, इसको पढ़ो और आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? इंडिया इज ग्रेजुएटिंग फ्रॉम मेगावाट्स टू गीगावाट्स इन रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए न्यू टारगेट फॉर द सोलर एनर्जी प्रोडक्शन इन इंडिया बाय 2022। आपको बताना यहाँ पे कि यानी जो इंडिया अब जा रहा है फ्रॉम मेगावाट्स टू गीगावाट्स, यानी जो एनर्जी वो हासिल करता है, तो पहले मेगावाट्स की बात थी, अब गीगावाट्स में आता है, ठीक है। तो अब इंडिया के ज़्यादा से ज़्यादा मतलब रिसोर्सेज बढ़ाने हैं ये गीगावाट्स हासिल करने के लिए, ठीक है। सो अब आपको यहाँ पे बताना नया टारगेट क्या है जो सोलर एनर्जी से मतलब पावर या एनर्जी हासिल करनी है, ठीक है। सो सोलर से जो एनर्जी हासिल करनी है बाय 2022, सो वो कितना टारगेट है इंडिया का। ओके, सो ये बताना आपको। ए है 20 गीगावाट, बी है 40 गीगावाट, सी है 100 गीगावाट, डी है 350 गीगावाट। सब आंसर करो, वेरी गुड। सबको आंसर आना चाहिए। आपको बताना यहाँ पे जो नया टारगेट है सोलर से जो एनर्जी हासिल करनी है इंडिया को, ठीक है, बाय 2022, तो वो आपको बताना है न्यू टारगेट क्या है, ठीक है। वेरी गुड, सब आंसर करो। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, सी पार्ट 100 गीगावाट, यानी सोलर से जो एनर्जी हासिल करनी है तो वो कितनी करनी है 100 गीगावाट बाय 2022। ओके,
सो आई होप यू गॉट इट। इसको आप भूलना नहीं, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसको देखो और आंसर करो। विच आर द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स यूटी हैज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ मैंग्रोव कवर इन द कंट्री। यानी मैंग्रोव कवर आपको बताना है कि ज़्यादा किस मतलब किस स्टेट में है। जैसे ए है गुजरात, बी है वेस्ट बंगाल, सी है अंडमान एंड निकोबार, डी है उड़ीसा। यानी किस स्टेट या किस यूटी में ज़्यादा मतलब कवरेज है मैंग्रोव्स का। ओके, सब आंसर करो, वेरी गुड। वेरी गुड। अगर आपको पता नहीं है तो यानी क्या आप यहाँ पे आपको पता नहीं होगा तो मैंग्रोव्स अगर पता, मैंग्रोव्स जो है ये मतलब ट्रीज़, एक टाइप के ट्रीज़ होते हैं, ठीक है। जो मतलब छोटे छोटे ट्रीज़ जो होते हैं, ज़्यादा बड़े लंबे नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये ट्रॉपिकल एरियाज़ में होते हैं, ठीक है। हाँ, तो कोस्टल एरियाज़ में होते हैं ये। ओके, सो ये ध्यान में रखना आप। इनके जो मतलब ये डेनिस फॉरेस्ट्स में ज़्यादा पाए जाते हैं। इनके जो रूट्स होते हैं वो ज़्यादा ग्रो करते हैं, ठीक है। मतलब इनके रूट्स जो ये मैंग्रोव्स जो है, मैंग्रोव ट्रीज जो है, इनके जो रूट्स होते हैं वो ज़्यादा ज़्यादा ग्रो करते हैं, ठीक है। ऐसे ध्यान में रखना। सो किस स्टेट में ज़्यादा ये पाए जाते हैं, ओके, ये ध्यान में रखना। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये आपके स्क्रीन में इसका आंसर बी पार्ट। बी पार्ट क्या, यानी मैंग्रोव जो है, मैंग्रोव जो ट्रीज है ये कहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं, ये वेस्ट बंगाल में ज़्यादा पाए जाते हैं। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। इसको आप भूलना नहीं, ठीक है। चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। पढ़ो इसको। दाचिगाम सेंचुरी इज एसोसिएटेड विद कंजर्वेशन ऑफ। दाचिगाम नेशनल पार्क जिसको कहते हैं, या दाचिगाम सेंचुरी जो है वो किस एनिमल के रिलेटेड है, ठीक है। हाँ, ए है हांगुल, बी है टाइगर, सी है लायन, डी है राइनोसरास। सब आंसर करो, वेरी गुड। आपको बताना है दाचिगाम नेशनल पार्क जो है ये किस मतलब वहाँ पे किसकी कंजर्वेशन की जाती है। बहुत अच्छा, सब आंसर करो। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर ए पार्ट। ए पार्ट क्या है, हांगुल। यानी दाचिगाम नेशनल पार्क ये जो श्रीनगर की है, ठीक है। हाँ, तो जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती है ये। श्रीनगर में जम्मू एंड कश्मीर जो है वहाँ पाई जाए दाचिगाम नेशनल पार्क। तो यहाँ वहाँ पे कंजर्व किसको किया जाता है, वहाँ पे बचाव तहफ़्फ़ुज़ किसको किया जाता है, हांगुल को। ओके, हाँ। हांगुल याद रखना आप, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन 4 पे, इसको देखो आंसर करो। Which of the following organizations have promoted reducing emissions from deforestation and forest degradation? आपको बताना यहाँ पे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जिसने प्रमोट किया है रेड को। यानी रेड का मतलब क्या, रिड्यूसिंग इमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। यानी जो डिफॉरेस्टेशन और फॉरेस्ट डिग्रेडेशन को कम करना, ठीक है। तो वो किस ऑर्गेनाइजेशन ने मतलब अपनी जिम्मा ले लिया है, ठीक है। किसने उसको प्रमोट किया है, रेड को किसने प्रमोट किया, रेड प्लस, ठीक है, REDD प्लस। रिड्यूसिंग, इसकी फुल फॉर्म है रिड्यूसिंग इमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। ओके, सब आंसर करो, वेरी गुड। यह है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर।
बी है यूनाइटेड नेशंस, सी है वर्ल्ड बैंक, डी है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। सब आंसर करो, वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए। बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर ए पार्ट का इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। इसने मतलब प्रमोट किया है किसको, रेड प्लस को, ये ध्यान में रखना। रेड प्लस मीन्स रिड्यूसिंग इमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, यानी फॉरेस्ट को मतलब जो डिग्रेड होते हैं रोज बरोज, फॉरेस्ट को काटा जाता है, ठीक है, वहाँ पे प्लांट्स को, ट्रीज को काटे जाते हैं या डिफॉरेस्टेशन किया जाता है, ठीक है। हाँ तो उस बचाव को प्रमोट करने के लिए मतलब आगे आ गया कौन से एक ऑर्गेनाइज जिसका नाम इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ओके। सो इसने प्रमोट किया है इसको, ठीक है, ये ध्यान में रेड प्लस को। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे, इसको देखो और आंसर करो। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे इज सेलिब्रेटेड, यानी इनमें से आपको बताना है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है, ठीक है, ये बताना है। ए है दिसंबर 29, बी है जून 5, सी है मई 21, डी है अक्टूबर 22। सब आंसर करो, वेरी गुड। चलो सब आंसर करो, वेरी गुड। सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। सो देखते हैं यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा। सो ए इसका आएगा 29 दिसंबर को, ठीक है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे मतलब 29 दिसंबर को मनाया जाता है। एक सेकंड, इसको हम थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे, देखते हैं ये करेक्ट है या नहीं है। सो इसका जो आंसर है तो मतलब 22 मई जो है वो भी हो सकता है इसका आंसर, ठीक है। इसको थोड़ा देखते हैं, मैं क्रॉस चेक करूंगा इसको। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे है ना। आप रुको, थोड़ा सा देखते हैं इसको।
तो इसको 22 मई आएगा, ठीक है। तो इसको आप करेक्ट करना है, इसको थोड़ा सा हम करेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे इसको लिख लेंगे हम 22 मई। ओके, सो यहाँ पे इसका आंसर आएगा सी पार्ट। सो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 22 मई, ठीक है। सो इसको मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा इसके बारे में कि यानी 22 मई को इसको बोला गया है, ठीक है। कि जो इसने प्रोक्लेम किया 22 मई को बायोलॉजिकल इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ओके, सो 29 दिसंबर को इसको अडॉप्ट किया गया है, ठीक है। मतलब यूएन जनरल असेंबली इन लेट 1993 में इसको दोबारा किया गया 29 दिसंबर को, ठीक है। जो डे ऑफ एंट्री इनटू फोर्स ऑफ द कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वाज डिजिग्नेटेड द इंटरनेशनल डे ऑफ फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। तो इसको आप 22 मई मान के चलना, ठीक है। सो दोबारा फिर इसको बनाया गया है 29 दिसंबर को, जिसमें इन्वॉल्वमेंट था यूएन जनरल असेंबली, ठीक है। यूएन जनरल असेंबली एक कमेटी बना ली दोबारा 1993 में। सो उन्होंने क्या बोला कि 29 दिसंबर को हम रखेंगे इसको, ठीक है। 29 दिसंबर को हम रखेंगे ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे। ओके, सो बट इसको माना जाता है, पहले माना जाता है 22 मई को, ठीक है। ये ध्यान में रखना। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। आप खुद भी क्रॉस चेक करना इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, इसको देखो और आंसर करो। ग्रीन हाउस गैस इज ऑब्जर्विंग सैटेलाइट और गोसेट आल्सो नोन एज एबुकी वाज लॉन्च्ड बाय। यानी ग्रीन हाउस गैसेज के लिए एक सैटेलाइट बनाया गया है जो लॉन्च किया गया है, जिसको बोला जाता है गोसेट या बोलते हैं एबुकी, ठीक है। हाँ, ग्रीन हाउस गैसेज ऑब्जर्विंग सैटेलाइट, ग्रीन हाउस गैसेज ऑब्जर्विंग सैटेलाइट। ओके, हाँ, ये है ग्रीन हाउस, जी फॉर ग्रीन हाउस गैसेज, ओ फॉर ऑब्जर्विंग, एस एटी मीन सैटेलाइट, ठीक है। या जिसको बोलते हैं एबुकी। तो इसको लॉन्च किस कंट्री ने किया है ये बताना आपको। चलो सब आंसर करो। सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। यानी किस कंट्री ने इसको लॉन्च किया, एबुकी या हम बोलेंगे गोसैट, है ना। इसको किस कंट्री ने लॉन्च किया है। ग्रीन हाउस गैसेज ऑब्जर्विंग सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया है, या जिसको एबुकी बोलते हैं, तो उसको किसने लॉन्च किया, किस कंट्री ने। सब आंसर करो, वेरी गुड। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, बी पार्ट। बी पार्ट क्या है, जापान। जापान जो है, जापान ने इसको लॉन्च किया है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, इसको देखो और आंसर करो। द लोगो ऑफ WWF इज, इन्हें WWF जो है इसका लोगो आपको बताना है क्या है, ठीक है। चलो आप आंसर करो। ए है गेट पैंडा, बी है लाइन, सी है टाइगर, डी है नन ऑफ द अबव। शाबाश, सब आंसर करो। देखो आपको बताना लोगो क्या है WWF का, यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ठीक है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो बनाया गया है, तो उसका लोगो क्या है ये बताना आपको। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, ठीक है। ये बताना आपको कि इसका लोगो क्या है ना।
सब आंसर करो। सबों का आंसर आना चाहिए। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर ए पार्ट गेट पैंडा जो है, यानी पैंडा जो है इसका लोगो है। ओके, सो ये ध्यान में रखना आप। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर जो है उसका जो लोगो है वो है गेट पैंडा। ओके, सो आपको इसको ध्यान में रखना। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, इसको देखो और आंसर करो। इन विच ईयर इंडिया अनाउंस नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी किस ईयर में इंडिया ने अनाउंस किया नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। ओके, हाँ, NACC, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। सब आंसर करो, वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए। बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो सब। सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो सब। आपको बताना है कि नेशनल एक्शन प्लान जो है ऑन क्लाइमेट चेंज, तो इसको कब अनाउंस किया गया है इंडिया द्वारा। ठीक है, सब आंसर करो। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर बी पार्ट 2008, यानी इसको ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। इस नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज जो है इसको लॉन्च किया गया है इंडिया के द्वारा। कब किया गया लॉन्च? 30 जून 2008 को लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो क्यों किया गया है? ताकि मतलब उसमें आ जाएंगे 8 नेशनल मिशंस जो है, ठीक है, ऑन क्लाइमेट चेंज। जैसे नेशनल मिशन, नेशनल सोलर मिशन है ना, सो ऐसे नेशनल मिशन फॉर एनहांस एनर्जी है, एनर्जी एफिशिएंसी है, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट है, नेशनल वाटर मिशन है। ठीक है, इसी तरह नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम है, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया ये भी है। ठीक है, इस तरह नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है। ठीक है, और है 8th है नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। ठीक है, सो ये 8 मिशन जो है ये आते हैं इस नेशनल एक्शन प्लान क्लाइमेट चेंज के अंडर। सो इसको कब लॉन्च किया है इंडिया ने? इसको लॉन्च किया 30 जून 2008। ठीक है, 2008 यहाँ पे ईयर है, अब डेट भी अगर याद रखोगे वो है 30 जून। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, इसको देखो और आंसर करो। इन विच ईयर वॉज द क्योटो प्रोटोकॉल साइनड? क्योटो प्रोटोकॉल को कब साइन किया गया है ये बताना आपको। यानी किस साल में क्योटो प्रोटोकॉल को साइन किया गया है? वेरी गुड, सब आंसर करो, सबों का आंसर आना चाहिए। आपको बताना है क्योटो प्रोटोकॉल को किस ईयर में साइन किया गया है। ठीक है, सब आंसर करो, वेरी गुड। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर ए पार्ट। ए पार्ट क्या है? 1997। सो जो क्योटो प्रोटोकॉल है इसको साइन किया गया 1997 में। ठीक है, आप डेट भी याद रखो, 11 दिसंबर था डेट, 11 दिसंबर में इसको साइन किया गया है। ठीक है, ये है 11 दिसंबर 1997। इसमें 150 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, उन्होंने साइन किया है इस पे जो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ। ठीक है, क्योटो में हुआ था, ये क्योटो प्लेस का नाम था इसलिए क्योटो प्रोटोकॉल नाम पड़ा। सो ये एग्रीमेंट है मतलब ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना। ठीक है, जो डिफरेंट सोर्स से निकलते हैं और एटमॉस्फेयर में फैल जाते हैं। ठीक है,
और उनको कम करना, ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना, उस पर क्योटो प्रोटोकॉल बनाया गया है। ठीक है, तो डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज़ रिलीज करते हैं डिफरेंट ग्रीन हाउस गैसेज जो एटमॉस्फेयर में मिलते हैं। ठीक है, सो उनको उनकी वजह से, ग्रीन हाउस गैस की वजह से क्या होता है, क्लाइमेट चेंज हो जाता है। ठीक है, काज क्या आ जाता है, क्लाइमेट चेंज। सो उस क्लाइमेट चेंज को या क्लाइमेट को बचाने के लिए जो या हम ग्रीन हाउस गैसेज से क्योटो प्रोटोकॉल बना। ओके, सो ये ध्यान में रखना आप 11 दिसंबर 1997। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपके सिग्नल क्वेश्चन नंबर 10, इसको पढ़ो और आंसर करो। Which of the following organization has categorized wild flora and fauna into 8 categories known as red list, such as extinct, critically endangered and endangered? आपको यहाँ पे बताना है कि ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बनाया गया है फ्लोरा, वाइल्ड फ्लोरा एंड फाउना के लिए। ठीक है, जिसमें 8 कैटेगरीज आती है, रेड लिस्ट में आती है कि यानी एंडेंजर स्पीशीज, ख़त्म होने वाली ज़ात जो है उनके लिए एक मतलब बनाई गई थी एक ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम बोलेंगे। ठीक है, सो वो बताना आपको उसका नाम क्या है। ए है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, बी है यूनेस्को, सी है कॉन्फ्रेंस ऑन बायोडाइवर्सिटी, डी है क्योटो प्रोटोकॉल। सब आंसर करो, वेरी गुड। समूह का आंसर आना चाहिए। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। ए पार्ट, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, यानी एक इंटरनेशनल यूनियन बना था कंजर्वेशन ऑफ नेचर और नेचुरल रिसोर्स को तहफ़्फ़ुज़ के लिए, बचाव के लिए। ठीक है, तो यानी उसमें आ जाते हैं मतलब स्पेशली बनाया गया है किन के लिए, जो ख़त्म होने वाली ज़ात, जैसे डिफरेंट एनिमल्स है। ठीक है, मतलब जो कम पाए जाते हैं इस वर्ल्ड में, तो उसके लिए बनाया गया इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, ताकि उनकी मतलब देखभाल की जाएगी, उनको बचाया जाएगा। ठीक है, हाँ, ये ध्यान में रखना। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे इसको देखो और आंसर करो। द स्मॉल अमाउंट ऑफ वार्मिंग दैट मे सेट ऑफ अनस्टॉपेबल एंड इरिवर्सिबल चेंज इज टर्म्ड एज, यानी एक स्मॉल अमाउंट ऑफ वार्मिंग जब हो जाती है, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि एक चेंज आ जाती है, अनस्टॉपेबल चेंज, यानी फिर यानी जब चेंज आ जाती है वो तो फिर मतलब बढ़ती रहती है वो चेंज, यानी वो स्टॉप नहीं रहती है, स्टॉप नहीं हो जाती है। ठीक है, या इरिवर्सिबल चेंज हम कहेंगे तो उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, हाँ, जब उतने मतलब उस पर वो वार्मिंग हो जाएगी, यानी ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा, तो उस पॉइंट को, उस पीक पॉइंट को क्या कहेंगे। ए है टिपिंग पॉइंट, बी है इन्फ्लेक्शन पॉइंट, सी है टर्निंग पॉइंट, डी है नन ऑफ द अबव। सब आंसर करो। सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। यानी जब एक वार्मिंग हो जाएगी, यानी थोड़ी सी गर्मी बढ़ जाएगी, तो फिर एक चेंज आ जाएगी, वो चेंज नहीं रुकेगी, तो उस पॉइंट को क्या कहते हैं। जब वो वार्मिंग बढ़ जाएगी उसको कहते हैं, ए पार्ट क्या है, टिपिंग पॉइंट, उसको टिपिंग पॉइंट बोलते हैं। ओके, यस, तो ये ध्यान में रखना आप, टिपिंग पॉइंट क्या होता है, यानी जब टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा लिटिल बिट स्मॉल अमाउंट ऑफ वार्मिंग हो जाएगी, स्मॉल अमाउंट ऑफ टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, बट उसके बाद क्या होगा, जब वो टेम्परेचर बढ़ जाएगी तो वो एक चेंज आ जाएगी एटमॉस्फेयर में। ठीक है, क्लाइमेट में एक चेंज आ जाएगी, तो दैट उस वक्त उस पॉइंट को क्या कहते हैं, हम उसको बोलते हैं टिपिंग पॉइंट। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 12 पे, इसको देखो आंसर करो। द एंडेंजर्ड लार्जेस्ट लिविंग लीमर इदरी इदरी इज एन इनहेबिटेंट ऑफ, यानी एक ख़त्म होने वाली ज़ात है, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है। ठीक है, जिसका नाम है लीमर इदरी इदरी। सो ये नाम है इसका, इस एनिमल का। ठीक है, सो ये कहाँ पाया जाता है। ए नेपाल, बी पाकिस्तान,
सी मेडागास्कर, डी यूएसए। यानी किस कंट्री में पाया जाता है ये? सब आंसर करो, वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए। आपको यहाँ पे आंसर करना है कि एक एंडेंजर्ड स्पीशीज जिसका नाम है लेमर इदरी इदरी, वो किस कंट्री में पाया जाता है? नेपाल, पाकिस्तान, मेडागास्कर, यूएसए। सब आंसर करो, वेरी गुड। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर सी पार्ट। सी पार्ट क्या है? मेडागास्कर, यानी ये मेडागास्कर में पाया जाता है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन क्वेश्चन 13, इसको पढ़ो और आंसर करो। विच आर द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल? कोल की बेस्ट क्वालिटी कौन सी मानी जाती है? यहाँ पे आपको बताना है कोल की बेस्ट क्वालिटी कौन सी है। पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। सब आंसर करो, वेरी गुड। सबों का आंसर आना चाहिए। आपको बताना यहाँ पे बेस्ट, इन्हें कोल की बेस्ट क्वालिटी कौन सी है। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर डी पार्ट, एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो है ये बेस्ट क्वालिटी माना जाता है कोल का। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन 14 पे, इसको देखो और आंसर करो। यूजिंग कोल, नेचुरल गैस और ऑयल फॉर इलेक्ट्रिसिटी, हीट और ट्रांसपोर्टेशन रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड into the atmosphere, the daily carbon dioxide emissions make up the। यानी यहाँ पे आपको बताना है कि जब हम कोल का इस्तेमाल करते हैं या नेचुरल गैस का इस्तेमाल करते हैं या ऑयल का इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, ठीक है, या हीट जनरेट करने के लिए, कोई ट्रांसपोर्टेशन के लिए गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में वो जब जाता है तो जो डेली कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन हो जाता है वो क्या बनाता है? ए कार्बन फुटप्रिंट, बी है कार्बन डेटिंग, सी है कार्बन क्रेडिट, डी है नन ऑफ द अबव। सब आंसर करो, वेरी गुड, तुरंत आंसर करो सब। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर ए पार्ट। ए पार्ट क्या कह रहा है? कार्बन फुटप्रिंट, इसको कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं, ठीक है। यानी जो कोल हम यूज़ करते हैं, नेचुरल गैस, यानी जहाँ जहाँ से भी ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है तो फिर एटमॉस्फेयर में मिलता है, तो उसको जो वहाँ से वो कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन निकलता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कार्बन फुटप्रिंट। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन 15 पे, इसको देखो और आंसर करो। An organization or entity is to get one carbon credit if it is able to avoid emission of। यानी एक ऑर्गेनाइजेशन या एक एंटिटी जो होती है, ठीक है, या कोई ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, इसको कार्बन क्रेडिट मिल जाता है, ठीक है, एक 1 कार्बन क्रेडिट मिल जाता है जब ये अवॉइड किसको करता है, ठीक है, आपको बताने में किसको अवॉइड करके इसको 1 कार्बन क्रेडिट मिलता है। ए है 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और इट इज इक्विवेलेंट, बी है 1 टन ऑफ एनी ग्रीन हाउस गैस, सी है 1 टन ऑफ हाइड्रोकार्बन इमिशंस, डी है 1 टन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। सब आंसर करो, वेरी गुड। सबों का आंसर आना चाहिए, वेरी गुड। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर ए पार्ट। ए पार्ट क्या है? 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और यानी जब ये कम करेगा किस इमिशन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, मतलब कितना 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड जब रिड्यूस का अवॉइड करेगा, ठीक है, तो उसको एक कार्बन क्रेडिट मिलता है, 1 कार्बन क्रेडिट उसको मिलता है, उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस या उस एंटिटी को, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, इसको देखो और आंसर करो। बाबा आमटे वाज द लीडर ऑफ। बाबा आमटे किसका लीडर था, ठीक है। एपिको मूवमेंट, बी है चिपको मूवमेंट, सी है नर्मदा बचाओ आंदोलन, डी है तहरी डैम मूवमेंट। अब सब आंसर करो। सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा।
आपको बताना है बाबा आमटे जो है ये किसका लीडर था, किस मूवमेंट का लीडर था ये। चलो सब आंसर करो। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर सी पार्ट। सी पार्ट क्या है? नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है बाबा आमटे इसका लीडर था। ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन। ओके, सो इसको अब बोलना नहीं, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन में 17 पे इसको देखो और आंसर करो। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड टू बी ग्रीन हाउस गैस। यहाँ पे आपको बताना है ग्रीन हाउस गैस कौन सा नहीं है, नॉट कंसिडर्ड। ठीक है, ए है मीथेन, बी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सी है हाइड्रोजन, डी है ओजोन। ओके, सो आप बताओ यहाँ पे कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर सी पार्ट, यानी जो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये कंबस्टिबल गैस है। ठीक है, सो इसको आप ध्यान में रखना, ये कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है। ठीक है, सो ये जो मतलब ये लाइटेस्ट एलिमेंट भी माना जाता है हाइड्रोजन। सो इसको आप ध्यान में रखना। ठीक है, सो ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये आपको याद रखना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे इसको देखो और आंसर करो। वाई वुड ग्लोबल वार्मिंग लेड टू एन इंक्रीज इन सी लेवल। यानी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सी लेवल क्यों इंक्रीज होती है? ए मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस, बी मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, सी एन इंक्रीज इन वाटर टेम्परेचर वुड कॉज द वाटर टू एक्सपैंड, डी ऑल द अबव। आप सब आंसर करो, वेरी गुड। आपको बताना है यहाँ पे जो ग्लोबल वार्मिंग है उससे इंक्रीज होते सी लेवल। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बताना है कि किसके कारण होता है ऐसा। सब आंसर करो, वेरी गुड। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर ए पार्ट। ए पार्ट क्या है? मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस, यानी जब पोलर आइस मेल्ट हो जाता है तो वहाँ से जो ग्लोबल वार्मिंग होती है उसकी वजह से सी लेवल बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये सी लेवल कैसे बढ़ती है? जिन्हें पोलर रीजन्स पे जो आइस होता है, यानी बड़े बड़े ग्लेशियर्स होते हैं। ठीक है, तो वो मेल्ट हो जाते हैं। ठीक है, सो दैट इज द कॉज ऑफ इंक्रीज इन सी लेवल। ओके, सो आई होप यू गॉट। चलते क्वेश्चन नंबर 19 पे इसको देखो और आंसर करो। द मेथड विच कैन इंक्रीज द सप्लाई ऑफ यूजेबल गुड क्वालिटी वाटर इज। यानी ऐसे कौन सा मेथड है जो इंक्रीज करता है अच्छी क्वालिटी के वाटर को, या यूजेबल वाटर जो हम इस्तेमाल करते हैं वाटर उसको इंक्रीज करता है। तो ऐसा कौन सी टेक्निक है, कौन सा मेथड है? ए क्लोरिनेशन, बी रिचार्जिंग ऑफ वाटर, सी है क्लाउड सीडिंग, डी है नन ऑफ द अबव। सब आंसर करो, वेरी गुड। सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। अब तुरंत आंसर करो सब। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर सी पार्ट, क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग उसको बोलते हैं। ठीक है, यानी जब हम अच्छा क्वालिटी के वाटर बना लेंगे, ठीक है, उसको यूज मतलब अच्छी क्वालिटी के वाटर को हम यूज़ करेंगे। सो जब उसकी इंक्रीज हम करेंगे, वो किस मेथड से करेंगे हम, वो एक टेक्निक है जिसका नाम है क्लाउड सीडिंग। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 20 पे इसको देखो और आंसर करो। वर्मी कंपोस्टिंग इज ए मेथड ऑफ कंपोस्टिंग दैट इन्वॉल्व्स। वर्मी कंपोस्टिंग क्या है, ये कौन सा मेथड है आपको बताना है। इसमें किसको कंपोस्ट किया जाता है? ए है सिलिकवर्म्स, बी है अर्थवर्म्स, सी है बैक्टीरिया, डी है नन ऑफ दीज है। ठीक है, यहाँ पे नन ऑफ दीज को पढ़ना, नन ऑफ दीज, नोटा।
सब आंसर करो, वेरी गुड। सो वर्मिक कंपोस्ट ऐसा इस मेथड, जो ये मेथड है यानी इसमें किस को इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो चलते हैं देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर बी पार्ट, अर्थ वर्म्स। वर्मिक कंपोस्टिंग में यानी जब हम देखते हैं इस प्रोसेस को, ठीक है, तो इसमें कंपोस्टिंग होती है किसकी, अर्थ वर्म्स की। ओके, सो आई होप यू गॉट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, इसको देखो और आंसर करो। सो a byproduct of fossil fuel combustion is carbon dioxide. Which of the following is the cleanest with respect to the release of carbon dioxide? आपको बताना है, यानी फॉसिल फ्यूल का एक बाई प्रोडक्ट निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो वहां पे आपको बताना है कि क्लीनेस्ट कौन सा है विद रेस्पेक्ट टू कार्बन डाइऑक्साइड। ए है कोल, बी है ऑयल, सी है वुड, डी है नेचुरल गैस। सब आंसर करो, वेरी गुड। सबों का आंसर आना चाहिए। बाई प्रोडक्ट जो निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड फॉसिल फ्यूल से, ठीक है, जब फॉसिल फ्यूल को हम जलाते हैं तो आपको बताना यहाँ पे क्लीनेस्ट कौन रहता है उसके रिलेटेड, कार्बन डाइऑक्साइड के रिलेटेड। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर डी पार्ट, नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस जो है ये क्लीनेस्ट रहता है, ठीक है। तो चलते देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, इसको पढ़ो और आंसर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इंडिकेट ए वार्मिंग इन द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर। आपको बताना है यहाँ पे कौन सा यहाँ पे मतलब इंक्रीज कर लेता है, ठीक है, टेम्परेचर को, या हम बोलेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इंडिकेट ए वार्मिंग इन द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, यानी ग्लोबल टेम्परेचर जो बढ़ जाता है, ठीक है, इसमें से कौन सा मतलब क्या इंडिकेट करता है, ठीक है। यानी जब भी टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसके कारण क्या होता है, ये आपको बताना है। एन ए है एन एक्सपेंशन ऑफ ग्लेशियर्स अराउंड द वर्ल्ड, बी है राइज इन सी लेवल, सी है अर्लियर फ्रीज डेट्स फॉर मेजर लेक्स, डी है बोथ ए एंड बी। आपको बताना है यहाँ पे, मैं दोबारा बताऊंगा, यानी जब एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर हो जाता है तो उस के कारण क्या रह मतलब क्या रिजल्ट रहते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहते हैं, रिजल्ट क्या आ जाता है। सब आंसर करो, वेरी गुड। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर बी पार्ट। बी पार्ट क्या है, राइज इन सी लेवल, यानी सी लेवल में ये इससे पहले भी हमने एक क्वेश्चन किया है, यानी जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो सी लेवल भी बढ़ जाती है। ओके, सो आई होप यू गॉट। चलते क्वेश्चन नंबर 23 पे, इसको देखो और आंसर करो। द रियो डिक्लेरेशन ऑन द एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट एंड एजेंडा 21 एनकरेजेड पीपल टू, यानी जो रियो डिक्लेरेशन हुआ है, ठीक है, तो वो एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट पे हुई है, और एजेंडा 21 था ये, उसमें किस को एनकरेज किया गया, मतलब लोगों को क्या बोला गया क्या करने के लिए। ए है थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल, बी एक्ट ग्लोबल थिंक लोकल, सी एक्ट एज वी आर थिंक एज वी डू, डी है डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। सब आंसर करो, वेरी गुड। सबों का आंसर आना चाहिए। यानी लोगों को क्या बोला गया क्या करने के लिए। रियो डिक्लेरेशन जो एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट पे हुई एजेंडा 21 था, ठीक है, उसमें लोगों को किसके लिए एनकरेज किया गया है, क्या करने के लिए। सब आंसर करो, वेरी गुड। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन में इसका आंसर ए पार्ट।
ए पार्ट क्या है, थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल, थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल। ओके, सो आई होप यू गॉट। चलते क्वेश्चन 24 पे, इसको देखो और आंसर करो। मेंटेनिंग बैलेंस बिटवीन फुलफिलमेंट ऑफ ह्यूमन नीड्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट इज टर्म्ड एज, यानी जब मतलब एक बैलेंस में रहेगा ह्यूमन नीड्स की ज़रूरियात, ठीक है, और एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए मतलब ह्यूमन नीड्स भी बैलेंस में रहेंगे, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे हम? ए एनवायरमेंटल डेवलपमेंट, बी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डी है नन ऑफ द अबव। सब आंसर करो। आपको बताना है जब बैलेंस में रहेंगे दोनों, ह्यूमन नीड्स भी और प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट भी, ठीक है, तब उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? सब आंसर करो। वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, बी पार्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, सो आई होप यू गॉट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे, इसको देखो और आंसर करो। द बिगेस्ट इम्पैक्ट्स आर मेड ऑन द एनवायरमेंट बाय, तो जो यहाँ पे आपको बताना है कि बिगेस्ट इम्पैक्ट जो बनाते हैं एनवायरमेंट पे, ठीक है, वो किसकी वजह से होते हैं? यानी इम्पैक्ट जो पड़ता है एनवायरमेंट पे, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किसका होता है? ए है द माइग्रेशन ऑफ स्पीशीज, बी है ह्यूमन इंटरफेरेंस, सी है कंपटीशन, डी है नन ऑफ द अबव। यानी आपको यहाँ पे बताना है कि एनवायरमेंट पे इम्पैक्ट कैसे पड़ता है, ठीक है। सब आंसर करो। वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, बी पार्ट। बी पार्ट क्या है? ह्यूमन इंटरफेरेंस। यानी ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से जब भी ह्यूमन अपना इंटरफेयर करते हैं उसमें एनवायरमेंट में, ठीक है, तब क्या होता है कि एक बिगेस्ट इम्पैक्ट आ जाता है, एक बिगेस्ट चेंज आ जाती है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। सो गाइस, ये थे आज के टॉप 25 क्वेश्चन, ठीक है। सो आप इसको डेली अटेंड कर लो। आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं, आपको ये भी समझ में आ जाता है कि आपकी परफॉर्मेंस कितनी है, ठीक है। हाँ, आप अपनी परफॉर्मेंस के चेक करो डेली। ओके, सो आप नोट्स को कैसे डाउनलोड करें? आप इस वेबसाइट पे जाओ, वहाँ से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, www.ugc-net.com। ओके, सो आप अपना फीडबैक दे दीजिए। सो उसको हम एड्रेस कर लेंगे कि आपको कैसा लगा ये MCQ सीरीज, ठीक है। सो इसको आप एड्रेस कर लो, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप लिख लो। ओके, सो ये 2 PM का जो MCQ क्लास रहता है, इसको आप मिस मत कीजिएगा। अगर आपने इसको मिस किया तो आपने बहुत कुछ खो दिया। ओके, सो आपका कोई प्रश्न होगा, कोई क्वेश्चन होगा, उसको आप लिख लो कमेंट सेक्शन में, उसको हम एड्रेस कर लेंगे, ठीक है। यस, सो मिलते हैं नेक्स्ट MCQ सीरीज में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर। ओके, यस।